हाय बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स बेसिक्स का गाला पेपर 2 करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं गाला पेपर 2। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है सेक्शन ए का। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6। इफ 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू हाफ, देन द फ्रैक्शन इज डैश। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट, पहला क्वेश्चन, लेट न्यूमरेटर be x and let denominator be y। अगर न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में y है, तो फ्रैक्शन जो है अपना x अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है सम करना है। किसका सम करना है? न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, जो कि फ्रैक्शन का है। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? x, और डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का? y। इन दोनों का सम करना है। इज यानी इक्वल टू, और लिखा है 16। खत्म हो गया पहला पहला इक्वेशन। फिर दूसरा पार्ट क्या लिखा? इफ फाइव इज एडेड टू डिनोमिनेटर, फाइव को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर क्या है अपना? डिनोमिनेटर है अपना y। इट रिड्यूसेस टू हाफ, इट रिड्यूसेस टू हाफ यानी इट रिड्यूसेस मतलब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, हाँ, ये समझने वाली बात है। तो जो फ्रैक्शन है, ऊपर x है और नीचे y है, वो हाफ बन जाएगा। कब? अगर मैं 5 ऐड करता हूं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में खाली 5 ऐड हुआ है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो बोला है फ्रैक्शन को ढूंढो। फ्रैक्शन को ढूंढने के लिए मुझे x ढूंढना पड़ेगा और मुझे y ढूंढना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं, ये 2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और ये y प्लस 5 इस तरफ जाएगा, तो बन जाएगा y प्लस 5। y को इस तरफ भेजू लेफ्ट साइड, तो 2x माइनस वाई इज 5। ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया, और ये अपना फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, अगर इसको अभी सॉल्व करूं, तो x प्लस वाई जो है वो 16 है, और 2x माइनस वाई जो है वो 5 है। अगर एलिमिनेशन करो तो ये कट हो जाएगा, 2x प्लस एक्स इज 3x, 16 प्लस 5 इज 21, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई 7। ये 7 को हम इस इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई कितना दिया है? 16, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है, y की वैल्यू ढूंढनी है, तो y हो जाएगा 16 माइनस 7, जो आया 9। लेकिन मुझे x और y नहीं पूछा, मुझे क्या पूछा है? फ्रैक्शन पूछा है। तो फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, यानी 7 अपॉन 9। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो, ये टेक्स्ट बुक का ही सम शायद मुझे लग रहा है। ठीक है ना, तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 6x² माइनस 13x प्लस के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, b आ जाएगा -13, और c अपना आ जाएगा k। मुझे पूछा है रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। और क्या बोला? ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे अगर अल्फा को मैं मान लूं अल्फा है, तो बीटा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, ऐसा दिखा हुआ है। तो बोला है जाओ के ढूंढो। हमको फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा मैंने अल्फा रखा और बीटा को मैंने 1 अपॉन अल्फा कर दिया, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल था। सी है हो गया मेरा के, ए हो गया मेरा 6, अल्फा अल्फा कट हो गया, 1 इक्वल टू के अपॉन 6, तो 6 इक्वल टू के आ गया। इसका ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है ना, ये भी बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल लो। फिर हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एपी में डी की वैल्यू दे दी है, डी की वैल्यू दे दी है 5, A18 माइनस A13 का आंसर मुझे पूछा हुआ है। तो A18 का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, A18 का फॉर्मूला है A प्लस 17D माइनस A13 पूछा, A13 यानी A प्लस 12D। इसको सॉल्व करना है, तो अगर माइनस अंदर जाएगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, A से A कट गया, 17D माइनस 12D यानी 5D, और D की वैल्यू मेरी दे दी है यहाँ पर 5 दे रखा है, तो D की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5 25। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 14, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,1 एंड 3,3। तो एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ए ले लिया, इधर ले लिया बी। इसका ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 1,1 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3,3। बोला है जाओ इसका मिड पॉइंट ढूंढो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन टू, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। यहाँ पे मेरा ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अगर मैं सारी वैल्यू पुट करूँ खाली, तो 1 + 3 अपॉन टू हो जाएगा इधर, और यहाँ हो जाएगा 1 + 3 अपॉन टू। ये हो जाएगा 4/2, यहाँ भी हो जाएगा 4/2, यानी 2,2। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो, फिर हम नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ढूंढो। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर की जगह मैं डाल सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, और सेक किसका रेसिप्रोकल है, 1/sec होता है कॉस स्क्वायर। इसका आंसर हो गया कॉस स्क्वायर, ऑप्शन बी। ये बेसिक वाले, इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल लो। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू डैश मीडियन माइनस मीन। मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू डैश इंटू मीडियन माइनस मीन। इसको है ना हम थोड़ा सा इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसके इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मोड को हमने लिख दिया z, मीडियन को हमने लिख दिया m, इधर क्वेश्चन मार्क है मतलब अंडरलाइन है, फिल इन द ब्लैंक्स। मीडियन हो गया m माइनस मीन। वो लोग ने कुछ ऐसा सवाल पूछा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा सवाल पूछा है वो लोग ने। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती इसको बनाने की कोशिश करूंगा। ये जो चीज है, मेरा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, वहां मैं कुछ भी करके z माइनस एम बनाऊंगा, ये वाला बनाऊंगा। ये अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, मालूम पड़ेगा कैसे होगा। ठीक है, तो हाँ, तो z के बाजू में क्या चाहिए उसको, माइनस करके m। अब तुम्हारा चॉइस है, इसमें से एक m निकाल के यहां भेज दो, या दोनों तरफ माइनस m कर दो, वो आपका चॉइस है। जैसे मैं ऐसा करता हूँ ना, दोनों तरफ m माइनस कर देता हूँ, इस तरफ भी m माइनस कर दिया, और राइट साइड भी m मैंने माइनस कर दिया। ये ज्यादा आसान दिखेगा, डायरेक्ट दिख जाएगा। तो जो लेफ्ट साइड आना चाहिए था z माइनस m, वो तो मेरा आ चुका है ना, वो तो मेरा आ चुका। अब यहां पे अगर मैं देखूं, तो 3m माइनस m होता है 2m, और 2x बार यहाँ बचा, यहाँ तो z माइनस m है। ठीक है, अब वो लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, m माइनस एक्स। इधर आपको नहीं लग रहा m और x तो आ चुका है, ये देखो m और x तो आ चुका है, दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है कि नहीं। तो 2m माइनस एक्स बार z माइनस m की वैल्यू आ गई। अगर मैं अब कंपेयर करूं फिर इन द ब्लैंक से, तो यहाँ आएगा 2, या ऑप्शन बी। ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों, इसको इंपॉर्टेंट में ऐड कर लो। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, नहीं एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले तो मैं नंबर लिख देता हूं, आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बीच में फर्क पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना ये, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है, पहली बात तो ये लिख लो, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वो ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है। वन ना इधर प्राइम में आता है, ना तो वो कॉम्पोजिट होता है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होता है जो अपने टेबल में ही आता है, या वन के टेबल में आता है, या तो अपने ही टेबल से डिवाइड होता है, वन के टेबल से डिवाइड होगा, या तो अपने टेबल से। तो वन तो है ही नहीं, तो प्राइम नंबर जो है वो 2 है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है, 4 नहीं है। क्योंकि फोर के टेबल में भी आता है, 2 के भी टेबल में भी आता है, वन के भी टेबल में आता है। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने टेबल में जाए और वन के टेबल में जाए। तो 2, 3, 5 और 7 है, लेकिन मुझे सबसे स्मॉलेस्ट पूछा, इसलिए मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यहाँ लिख देता हूँ।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 2। बोले स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जो दो या दो लोगों के मिक्सचर से बना होता है, जिसमें वन नहीं आता, जैसे 4, 2 किससे बना है, 2 into 1 से, तो ये दो लोग के मिक्सचर, लेकिन वन नहीं काउंट कर सकते हम लोग। 3 कौन से दो लोग के मिक्सचर बना है, 3 into 1, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। 4 देखो, 2 into 2, 4 into 1, बहुत सारे ऑप्शन है इसके पास, ठीक है ना। तो ये दो लोग का कंपोजिशन है, तो जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4। अब बोला इनका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो 2 का फैक्टर निकालूंगा। 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 into 1। 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 square into 1। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ अगर मुझे 2 और 4 का लेना होगा तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में जो कॉमन होगा वो लिख देता हूँ, और एचसीएफ यानी एच यानी हाईएस्ट, तो पावर में लोएस्ट का डालूंगा, तो दोनों में लोएस्ट पावर 2 के ऊपर 1 है, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, ये पहला आंसर 2 है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल लो। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ ऑफ x² + 4x + 3। देखो जब भी आपको x² दिख गया, आगे कुछ लिखा हो कि नहीं लिखा हो, x² दिख गया तो समझ जाना उसका ग्राफ पैराबोला होता है। लेकिन पैराबोला चार तरीके के होते हैं। एक पैराबोला पैराबोला ऐसा दिखता है, एक पैराबोला जो ऊपर की तरफ खुलता है, एक पैराबोला जो नीचे की तरफ खुलता है, एक पैराबोला जो राइट साइड खुलता है, एक पैराबोला जो लेफ्ट साइड खुलता है। अपने को टेंथ में ये दोनों नहीं है, लेफ्ट और राइट वाला, वो जाने दो आप। ठीक है, अब बात आएगी पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है कि पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है। जब भी आपको x² दिख गया समझ जाना पैराबोला ही बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ऊपर खुलने वाला पैराबोला है, नीचे खुलने वाला पैराबोला। अगर x² के पास पॉजिटिव साइन है, देखो जैसे इधर पे x² के पास पॉजिटिव साइन है ना, देखो ना यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे ये +x² है ना। तो जब x² के पास पॉजिटिव साइन है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, और x² के पास अगर नेगेटिव साइन है, जैसे -3 या सिर्फ नेगेटिव, तो समझ जाना पैराबोला नेगेटिव की तरफ खुलेगा। तो इस इक्वेशन में मेरा जो x² है उसके पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन, इसलिए पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। ठीक है ना, तो पैराबोला इस तरीके से ऊपर की तरफ खुलेगा ऐसे ग्राफ में। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सम है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों इंपॉर्टेंट, इसको ऐड कर लो। नेक्स्ट सम है अपना क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडे। ठीक है ना, मंथ ऑफ जनवरी, चलो जनवरी वाले मंथ में कितने डेज होते हैं, जनवरी वाले मंथ में होते हैं 31 डेज। ठीक है, 31 डेज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संडे की बात चल रही है, तो संडे यानी हफ्ते का दिन। ठीक है, तो संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके हमारे पास 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। तो क्या करने का आपको, 31 को 7 से डिवाइड कर देने का। ठीक है ना, ये जनवरी की बात चल रही है इसलिए जनवरी का डे लिया। जिस दिन यहाँ ईयर हो जाएगा ना, यहाँ पे ईयर हो जाएगा ना, तो 31 डेज की जगह 365 डेज आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसा सम रहेगा उसके हिसाब से हमको मॉडिफाई करना रहेगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा 31 को हम डिवाइड करने वाले हैं 7 से। 7 4 जा 28, बचा कितना दिन, 3 दिन। ठीक है ना, तो जो बचेगा, जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको लिख कर डिवाइड बाय 7 कर देने का। हफ्ते के 7 दिन वाला 7 है, यानी 3/7 का भी डिवीजन बाकी है ना, देखो ना अभी 7 का डिवीजन बाकी था, तो तुमको 3/7 लिख देने का। सिंपल भाषा में जो रिमाइंडर बचेगा उसको डिवाइड बाय 7 कर देने का। अपना ऑप्शन है 3/7। फिर हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है साइन अल्फा इज 1/√2। साइन अल्फा इज 1/√2। कॉड बीटा इज 1। कॉड बीटा इज 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा और बीटा अगर हम देख रहे हैं, साइन के बाजू में जो लिखा होता है वो एंगल होता है, कॉट के बाजू में जो लिखा होता है वो एंगल होता है। तो साइन अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है। ठीक है, अच्छा कॉट 45 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखने का, बेसिक वाले या इंपॉर्टेंट में डाल के रखो। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। ठीक है, अब मुझे क्या पूछ लिया, मुझे ना अल्फा पूछा ना बीटा पूछा, मुझे बोलता है जाओ अल्फा और बीटा को ऐड करो। तो अल्फा और बीटा को ऐड करने का मतलब 45 को 45 के साथ ऐड करो, तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल लो, ये स्टैंडर्ड वाले
इंपॉर्टेंट में डाल। ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है वो सर्कल को अपने अंदर बंद करके रखा है। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू हम क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना लेते हैं, उसके अंदर सर्कल को बंद कर लेते हैं। ठीक है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। जब भी सर्कल किसी डब्बे के अंदर बंद होगा, जो सर्कल किसी डब्बे के अंदर बंद होगा, तो समझ जाना फॉर्मूला एक ही लगने वाला है, याद करके रखना है। फॉर्मूला है आमने प्लस सामने, आमने प्लस सामने इज इक्वल टू आमने प्लस सामने। आजू बाजू नहीं, आमने और सामने। जैसे जैसे ये आमने हो गया, ये दोनों रेड लाइन आमने सामने हो गया, और ये जो दोनों ब्लू लाइन है ये ये आमने सामने हो गया। ठीक है ना, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा कि एक्स वाई, आमने और सामने रेड है, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू ब्लू और ब्लू आमने सामने है, एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड। ठीक है ना, तो एक्स वाई की वैल्यू दे दी है 13.8, डब्ल्यू जेड ये रहा 7.5, एक्स डब्ल्यू पूछा है, इसको एक्स डब्ल्यू रहने देता हूँ, और वाई जेड दे दिया 10.7। तो 13.8 और 7.5 को अगर मैं ऐड करूं तो 5 8 13, 7 3 10 11, 21.3 इस एक्स डब्ल्यू प्लस 10.7। 21.3 माइनस 10.7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21.3 माइनस 10.7 आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 0 10.6। तो अपना आंसर है 10.6। ये स्टैंडर्ड वाले इंपॉर्टेंट में ऐड कर दे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर आप याद रख सकते हो डायरेक्ट। इसका आंसर डायरेक्ट होता है n+1/2। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है, मान लो सॉल्व करना है, ये अभी इसमें आ गया है, हो सकता है अगली बार सेक्शन बी वाले पार्ट, थियरी वाले पार्ट में आ जाए। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट सम स्टैंडर्ड वाले ऐड करके रखेंगे, इसको रट्टा मार के रखना। वैसे मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो हम क्या करते हैं, पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, और उसने कहां तक बोला है, कहां तक जाना है, एन नेचुरल नंबर। मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे सम निकालना है ना, मुझे तो ये निकालना पड़ेगा पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तुम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितने लोग को तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो उनका सम करो, उनका प्लस करो। ठीक है, तो इनका प्लस करने अगर मैं निकला तो ऐसा कुछ होगा ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा दिखेगा आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं करने जाऊं ऐसा दिखेगा 1+2+3+4+5+6+7 कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो अगर मैं देख रहा हूं ये एपी का सीरीज बन गया है कि नहीं, आपको नहीं लग रहा है ये एपी बन चुका है, ये देखो ये वाला पार्ट जो है वो एपी का सीरीज हो चुका है, और एपी में ए मेरा 1 हो गया, डिफरेंस मेरा 2 - 1 यानी 1 हो गया, और मुझे सम करना है क्योंकि बीच में प्लस है, तो सम ऑफ एन तक करना है। एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 d। तो पहले मैं ये वैल्यू डालता हूँ सब और आंसर निकालता हूँ। ए मेरा 1 हो गया, एन की वैल्यू एन ही है, डी मेरा 1 हो गया, तो n/2 2 प्लस n-1। तो अगर इसको देखूं तो ये बन जाएगा n+1। ये मेरा किसका वैल्यू आया, ये मेरा आंसर आया है, एक मिनट, n+1, ये मेरा खाली इसका आंसर आया है अभी। ठीक है ना, लेकिन नीचे क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने लोग हैं। तो अगर मैं देख रहा हूं पूरे में तो मेरे पास n लोग हैं, है ना, n लोग हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला डालूं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला आया है n/2 n+1, और नीचे नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है, तो ये एन से ये एन कट गया, तो बचा क्या, n+1 बचा, और वो जो 2 इधर है वो डिवाइजन में चला गया। ये अपना ऑप्शन
ये है। तो सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा है, स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल के रखिएगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। नेक्स्ट सम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में लिखा है 9 + √5 इंटू 9 - √5। बोला कि, बोला ये बताओ ये इरेशनल, इरेशनल कैसे होते हैं ना, इरेशनल रूट वाले जो नंबर होते हैं उनको इरेशनल बोलते हैं, जैसे √2, √3, √4 इरेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल नहीं होगा, ये √4 का आंसर 2 आता है, तो उस पर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो रैशनल बन जाएगा, और रूट रहेगा तो इरेशनल बन जाएगा, जैसे √5, 5 का रूट नहीं निकलता, तो ये इरेशनल है। और ये वाला जो √4 है वो रैशनल हो गया। √6 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, √8 को अगर मैं ज्यादा लिखूं तो 2√2 लिख सकता हूँ, फिर भी रूट रह गया ना, तो ये इरेशनल है। √9 का √3 होता है, तो ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है, अगर रूट रह गया तो इरेशनल, बाकी वो रैशनल। तो यहाँ पे अगर देख रहा हूं तो a + b × a - b का फॉर्मूला बन रहा है ये, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। 9 का स्क्वायर 81, 81 - 25, 81 में से 25 माइनस करोगे तो सीधी सी बात है, बिना रूट का आंसर आएगा, ठीक है ना। फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये आ गया 6, ये बचा 7, 7 56। तो ये बिना रूट का आंसर है, इसलिए वो रैशनल है, तो ये आंसर अपना फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ये अपना आंसर फॉल्स है। 13 नंबर का आंसर अपना फॉल्स आ गया है। उसने बोला इरेशनल है, अर्जुन अपना रैशनल आया। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट 0n+1। देखो, अब ये थोड़ा समझाता हूं आपको। अगर पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जैसे ये x प्लस, मान लो इधर 2 लिख दिया, एक लिख दिया मैंने x² + 5x + 6। अगर मैं लिख दिया x3 + 3x² + 2x + 1, ऐसा लिख दो x4 + 5x³ + 3x² + 9x - 8, या ऐसा लिख दो x⁵ + 10x² + 1, ठीक है ना। अभी होता क्या है ना, होता क्या है, यहां पर, यहां पर आपका सबसे बड़ा पावर क्या है, x का 1, तो इसके एक जीरो होंगे। अगर x पे सबसे बड़ा पावर 2 है तो इसके 2 जीरो होंगे। अगर x पे सबसे बड़ा पावर 3 है तो इसके 3 जीरोस निकलेंगे। 3 जीरोस मतलब x की 3 वैल्यू निकलेगी। x पे सबसे बड़ा पावर 4 है तो इसके 4 जीरो निकलेंगे। एक्स पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 5। इसमें कुछ लोग मिसिंग, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऐसा आप बोलोगे x⁴ के बाद सर x⁴ आना चाहिए, फिर x³ आना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। आपका सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, आपका सबसे बड़ा पावर यहाँ 5 दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कितने जीरो निकलेंगे, 5 जीरो निकलेंगे। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका सबसे ज्यादा डिग्री कितना है, एक्स पे सबसे बड़ा पावर n है। आगे क्या आ रहा है उसने बताया ही नहीं, लेकिन एक्स पे सबसे बड़ा पावर n आ चुका है, तो इसके कितने जीरो निकलेंगे, n जीरो निकलेंगे। और उसने क्या बोला, n+1 जीरो निकल रहा है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 3y - 8 = 7। 3y - 8 = 7, बोला इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो, अगर आपके इक्वेशन में, एकदम सिंपल बात बता देता हूँ, अगर आपके इक्वेशन में खाली y है तो समझ जाना वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और अगर आपकी इक्वेशन में खाली x है तो समझ जाना वो पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है। तो ये अपना सिंपल ऐसे ही है। देखो, ये ऐसा हो गया ना यार, 7 + 8, 3y = 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो खाली y आया ना, y आया तो किसके पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के। और इतना करना भी नहीं था, इस पूरे इक्वेशन में देखो ना खाली y है, तो आंसर भी तो खाली y का ही आना है ना, आंसर लाने से थोड़ी मतलब है, ठीक है। तो लाइन किसके पैरेलल हो गया, x एक्सिस के, तो ये अपना आंसर ट्रू दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, बेसिक वाली, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1। सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। हमने लिख भी रखा है, पूरा स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। बेसिक वाले इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में डाल दो। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है 17 नंबर, आंसर इन 1 सेंटेंस। तो 17 नंबर में ये 3 टर्म दिया है एपी का, तो इसको हम लोग थोड़ा डब्बे में डाल के रखते हैं।
पहला है k-3, अगला है k+7, फिर अगला है 2k+7। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक के बाद एक। तो ये टर्म नंबर 1 हो गया A1, ये टर्म नंबर 2 हो गया A2, ये टर्म नंबर 3 हो गया A3। तो अगर कोई सीरीज एपी में है तो बीच का नंबर A2 कैसे आया होगा? आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर ऐड करके डिवाइड बाई 2, ऐसे करके आता है। ठीक है ना? तो A2 का आंसर क्या है? k+7। A1 का आंसर क्या है? k-3। A3 का आंसर क्या है? 2k+7 होल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं k-3 + 2k+7, यहाँ पे 2 तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस k+7 से, तो हो जाएगा 2 × k+7, ये हो जाएगा 2k+14, और यहाँ हो जाएगा k+2k 3k -3 + 7 + 4। ठीक है ना? 14, 4 को लेफ्ट साइड लेकर चला गया और 2k को राइट साइड लेके आ गया, तो यहाँ बचा k, 14 - 4 आ गया मेरा 10। तो इसका आंसर आ गया 10। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल मेजरिंग द साइड 12, 35 एंड 37। अब ये थोड़ा सा लंबा सम है, हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं इसके लिए। इतना आप नोट डाउन कर लो, इसको जगह बनाता है यहाँ पे। नेक्स्ट सम अपना जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के अंदर रेडियस है। रेडियस है मतलब सर्कल है। अब ट्राइंगल के अंदर अगर रेडियस है, ठीक है, ऐसा है कुछ, और बोला है ट्राइंगल का एक साइड 12 है, एक साइड 35 है, और एक साइड 37 है, ऐसा बोला है। ठीक है ना? इसको मान लो मैं ABC लिख देता हूँ, और इसका रेडियस मान लो मैं R पकड़ लेता हूँ। ऐसे बना लो R, या तो फिर ऐसे बना लो R, वो आपका चॉइस है। ठीक है? बोला है जाओ उस रेडियस को ढूंढो। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है दो छोटा साइड, कोई भी दो छोटा साइड, जैसे इस तीनों साइड में 12 और 35 छोटा है 37 के कंपैरिजन में। ठीक है? तो ये ऐसा हो जाएगा 12 + 35 माइनस एक बड़ा साइड अपॉन 2। लेकिन ये तब लगा सकते हो आप लोग, ऐसा डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है ना? इसका तो आंसर देखो ऐसा हो गया 47 - 37/2, यानी 10/2, यानी इसका आंसर आ गया 5। लेकिन इसको ऐसा नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां लगाया, ये तब लगेगा, ये तब लगेगा जब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहां पे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है? बाकी आप एग्जाम में डायरेक्ट लगा दो, मेरे ख्याल से मार्क्स कटना नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट बोल दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा बोल के आप लगा दो। ठीक है ना? तो हम लोग प्रूव करके भी दिखा देते क्या सच में राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है? तो एक बार मैं AB का स्क्वायर करता हूं, एक बार मैं AC का स्क्वायर करता हूं, और एक बार मैं BC का स्क्वायर करता हूं। ठीक है? तो AB का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 144, AC का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर यानी 3 4 12 और AC का स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर यानी 1369। अभी आपको क्या करना है, कोई भी दो नंबर को ऐड करने पे तीसरा नंबर बनता है, जैसे ये दोनों को ऐड करने पर अगर ये बन जाएगा तो समझ जाना वो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो एक बार हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो AB² + AC² कितना हो रहा है? 144 + 12 25, यानी 1369। ओ, ये तो AC², ये तो BC² बन गया। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना? तो इसमें जो अकेला जो रहता है, अकेला रहता है मतलब BC एक साइड है, बाकी दोनों अलग साइड है। तो जो अकेला साइड में रहता है वो हाइपोटेन्यूज बन जाता है। ठीक है? और जो बाकी दो लोग रहते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। तो BC है मेरा 37, AB है मेरा 12, और AC है मेरा 35। इसके अंदर सर्कल फंसा हुआ है। समझ में आया? और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है ना? फॉर्मूला बोलता है दो छोटे साइड को ऐड करो माइनस एक बड़ा साइड, ऐसा करके डिवाइड बाय 2। ठीक है ना? तो ये बेसिक वाले ये फॉर्मूला याद करके, सॉरी स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूला याद करके रखना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है PA - PA' is 0.2। P ऑफ A, सॉरी, P ऑफ
ए माइनस पी ऑफ ए डैश इज 0.2। जब पी ऑफ ए ढूंढो, पी ऑफ ए पे क्वेश्चन मार्क है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज 1। एक मिनट, इधर नहीं लिखता हूँ, इधर बाजू में लिख लेता हूँ, इसी के नीचे। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश, ये 1 है। टेक्स्ट बुक में तुमको ये फॉर्मूला ऐसा दिख रहा होगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इज 1, है ना। तो वो लोग ने ई की जगह ए ले लिया है ना, इवेंट है वो, तो कुछ भी हो सकता है। बोले जब पी ऑफ ए ढूंढो, अगर मैं देखूं तो एलिमिनेशन हो कट गया। पी ऑफ ए यानी 2 बार पी ऑफ ए, यहाँ हो गया 1 में 0.2 ऐड हो तो 1.2। पी ऑफ ए हो गया 1.2 डिवाइड बाई 2 यानी 0.6। तो इसका आंसर आ चुका है 0.6। उम्मीद करो इतना आ चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, छोटा सा सम है, मिड वैल्यू पूछा है। मिड वैल्यू बोलता है, मिड वैल्यू मतलब बीच में 30 और 40 के बीच में क्या आता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ऑफ 30 और 40, 30 और 40 के बीच में क्या आता है 35। अगर करना है, अगर आपको सम समझ के करना है तो आप ऐसा करो, दोनों जो नंबर है उसको ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। 70 का आधा 35। और इतना करने की क्या जरूरत है, 30 और 40 के बीच में 35 आता है यार, है ना। उंगली पे कैलकुलेट करो, आ जाएगा। ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको डायरेक्ट लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट सम में अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। स्पीयर ऐसा होता है ना, टेनिस बॉल जैसा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला है 4πr²। तो इसका ऑप्शन आ गया सी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डायरेक्ट याद रखना है आपको 2πrh। इसका ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो सेक्टर है, ठीक है ना, फिलहाल मैं माइनर सेक्टर गिनता हूं। बोलता है इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, और इसका जो माइनर आर्क है इसका लेंथ एल है, या आर का लेंथ एल है। बोला जाओ एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढो। पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, πr² थीटा अपॉन 360। ठीक है। तो लेकिन हमारे आंसर में कहीं पर भी थीटा थीटा है ही नहीं। आंसर तो एल के फॉर्म में दे दिया है। और एल 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 अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा कलर बदल के, तो एल का जो वैल्यू है ये आर्क है। और इस आर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2πr थीटा अपॉन 360। यही तो मेरा एल है। अब मेरे आंसर के हिसाब से तो ये आना चाहिए, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं, मैंने तो आंसर में थीटा रखा ही नहीं, मैंने तो एल रखा है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास फॉर्मूला पड़ा है यहाँ ये वाला, इसमें से मैं एल की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है πr² थीटा अपॉन 360, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पाई इंटू आर इंटू थीटा अपॉन 360, है ना। अब देखना यहाँ पे पाई आर थीटा अपॉन 360 है ना। देखो ना, यहाँ पे पाई आर थीटा अपॉन 360 है। अगर मैं इसमें से पाई आर थीटा अपॉन 360 निकाल लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल अपॉन 2, है ना। इसको मैं यूज करूंगा अभी। ठीक है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे देखो मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको, पाई आर थीटा, एक आर को साइड में कर दिया, अपॉन 360। तो आपको नहीं लगता पाई आर थीटा अपॉन 360 का आंसर आ चुका है, एल अपॉन 2। धीरे से मैंने इसकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है। थोड़ा सा आराम से सोचोगे तो समझ में आएगा, आराम से वैल्यू निकाल के डालना है। और बाजू में क्या रह गया, एल। तो अब देखते हैं ये फॉर्मूला है क्या, एल आर बाई, ये रहा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। फिर हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेसिक वालों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमको एनी 9 चुनना है। मैं आपको पूरा का पूरा 13 करके दे दूंगा, आप कोई भी अपने हिसाब से नाव सिलेक्ट कर लेना। लेकिन जब भी आप बोर्ड में लिखा करो, तो अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 25 पहले लिख रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लिख रहे हो, तो इसको 27 ही नंबर देना, 26 मत दे देना। ठीक है ना। चलो हम लोग सम पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ 4s², यहाँ पे लिख देता हूँ 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका जीरोस बोला इसलिए हम इक्वल टू जीरो डाल देंगे ना।
पहले इतना कर लेते हैं, इतना पार्ट, उसके बाद वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, ये हम बाद में करते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। तो इसको आप श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी स्प्लिटिंग कर सकते हो। फिर फिलहाल हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो 4s को मैंने लिख दिया -2s -2s+1 = 0। यहाँ से पहले दो और आगे अगले नेक्स्ट दो को टर्म को कॉमन ले लेते हैं, मतलब साथ में ग्रुपिंग कर लेते हैं। 2s इसमें से कॉमन, अंदर बचा 2s-1। यहाँ पे पहले माइनस, इसलिए माइनस लिख लो, और कुछ नहीं कॉमन इसलिए 1 अंदर आया। 2s-1 = 0 पूरे ब्रैकेट में, पूरे लाइन में 2s-1 एक ब्रैकेट में है, जो बाहर बचा है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लो। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s = 1, s = 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2s = 1, s = 1/2। तो एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को हम बीटा बोलते हैं। तो इतना पार्ट आपका खत्म हो चुका है, इतना पार्ट आपका डन हो गया, ठीक है। अब क्या वेरिफिकेशन पूछा है, तो वेरिफिकेशन करने से पहले आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा ax² - bx + c = 0 से, है ना। मैं दूसरे पेन कलर से लिखता हूँ तो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना a हो गया आपका 4, b हो गया -4 और c हो गया 1। तो आपको वेरिफिकेशन करना है अल्फा प्लस बीटा और -b/a, ये दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपने पढ़ रखा है -b/a होता है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा और -b/a का आंसर सेम होता है कि नहीं वो देखना है। और अगले में क्या लिखना है, अल्फा इंटू बीटा का आंसर है c/a, अल्फा इंटू बी का आंसर है c/a। हमको चेक करना है कि ये दोनों आंसर सेम होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी हाफ प्लस हाफ आ गया 1। अब देखते हैं -b/a वही बनता है कि नहीं, माइनस फॉर्मूला का माइनस है, b का अलग से -4, a मेरा 4 हो गया, तो 4/4 यानी आ गया 1। तो ये तो वेरीफाइड हो गया है ना, 4/4 में वेरीफाई हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू हाफ, मान लो आपको ये मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, मान लो, वैसे इसका मल्टीप्लीकेशन 1/4 होता है। तो आप क्या करना है ना, अल्फा इंटू बीटा और c/a दोनों में से एक पार्ट इजी होगा उसको कर लेना। अल्फा प्लस बीटा -b/a दोनों में से एक पार्ट इजी होगा वो आप कर लेना। जैसे जैसे अल्फा इंटू बीटा का मान लो आपको आंसर नहीं आ रहा है, c/a कर लेना। c कितना है आपका 1, a कितना है आपका 4, यहाँ 1/4 चिपका देना, वेरीफाइड। इतना सिंपल, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a। ये खाली हमको इधर पे करना था क्या दोनों फॉर्मूला सच में इक्वल होता है कि नहीं, तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। ये बेसिक वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करके रख लेना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल लो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने बोला जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मैं थोड़ा सिंपल भाषा में, सम को मैं s लिख देता हूँ, s, और प्रोडक्ट को मैं p लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देख लूं तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू दे दी है। सम की वैल्यू कितनी दे दी गई है, सम यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, √5। मैं s लिखता हूँ ना इसको, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है 3/4। बस तुमको एस मालूम पड़ गया, पी मालूम पड़ गया, इस इक्वेशन में डालो यार। तुम करो x² माइनस √5x+3/4, पी ऑफ एक्स लिखने का, पी ऑफ एक्स, ठीक है। बस इतना ही है, एलसीएम एलसीएम मत लेने जाना 4 का, ठीक है, चलेगा, इतना डन है, बहुत है। नेक्स्ट हमें फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप स्प्लिटिंग, अब इधर फैक्टराइजेशन मेथड बोल दिया है, तो हमको स्प्लिटिंग करना है। लेकिन अगर आपको मान लो टाइम पे स्प्लिटिंग मेथड नहीं आ रहा है तो आप श्रीधराचार्य लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग स्प्लिटिंग से करेंगे, खाली रूट्स निकालना है, रूट्स निकालना है यानी अल्फा और बीटा निकालना है। तो यहाँ पे 6 है और लास्ट में -2 है, तो 6 इंटू -2 12 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई से मुझे -12 बनाना है और ऐड करके बीच का नंबर यानी -1 बनाना है। तो 3/4 वो नंबर है, तो -4 इंटू 3, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी -12 होगा, और -4 प्लस 3 ऐड करूं तो भी -1 होगा। तो मेरे को दो चॉइस मिल गया है, -4x प्लस 3x -2 = 0। आगे का दो नंबर एक साथ, पीछे का दो नंबर एक साथ, ये दोनों में 2x कॉमन, अंदर बचा 3x -2। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस आगे लिख के 1 लिख दो, 3x -2। पूरे लाइन में 3x -2 एक डब्बे में, उसको एक डब्बे में करो, जो बाहर है उसको अलग डब्बे में करो।
तो 3x माइनस 2 0 होगा और 2x प्लस 1 0 होगा। तो 3x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2/3, 2x की वैल्यू -1 हो गई, x की वैल्यू -1/2 हो गई। तो यही तो आपका रूट्स है, रूट्स ही जीरोस होता है और रूट्स ही सॉल्यूशन होता है और उसी को हम अल्फा बीटा बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 एपी का सम है, ये स्टैंडर्ड वाले इंपॉर्टेंट में डाल देना। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट 5 11 17 23। अब आपको जब कभी एपी दिख जाएगा तो भाड़ में गया सम, आप सबसे पहले ए और डी लिखो। ठीक है ना, इतना करने का आपको आधा या 1 मार्क मिल जाएगा। अब बोला है क्या ये सीरीज अगर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा तो क्या कभी 301 आएगा, ऐसा पूछा है। क्या 301 इसमें आएगा? हम 2 सेकंड के लिए मान लेते आएगा, ठीक है ना, तो वो लास्ट टर्म बन जाएगा। तो ए एन को हो गया, ए एन की वैल्यू मेरे लिए 301 हो गई। अब मुझे बोला है कौन से नंबर पे आएगा वो, है ना, ए एन मेरा 301 हो गया। अब ढूंढने के लिए बचा क्या, खाली एन ढूंढना है ना अभी तो आपको। अगर एन अच्छा नंबर आया बस आएगा, और अगर एन गंदा नंबर आया, गंदा नंबर यानी पॉइंट में आया, अपॉन में आया, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 301। ए हो गया मेरा 5, एन मुझे ढूंढना है, डी मेरा हो गया 6, ये 301। इसको अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, सिंपल सिंपल, 6 एन माइनस 6 हो जाएगा। 6 n - 1 इज 301, -1 उधर गया तो प्लस हो गया, ये हो गया 6n इक्वल टू 302। अगर मैं 302 को डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा, 302 को डिवाइड करते हैं, 6 5 30, 0 यहाँ हो गया 20, 6 3 18, तो ये 50.3 आ रहा है, यानी एन पॉइंट पे हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग एपी, यानी ऊपर जो एपी चल रहा है उसमें 301 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चेक हमने कर लिया। ठीक है ना, तो इसका आंसर पॉइंट में आ रहा था इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया, भाई नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। सबसे पहले मैं अभी बोला, जब कभी भी आपको सम में एपी दिखे, एपी का सीरीज दिखे, भाड़ में गया सम, सबसे पहले ए और डी लिख, उतने का आधा 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ए है मेरा -37, डिफरेंस है A2 माइनस A1, तो हो गया -33 प्लस 37, यानी आंसर आ गया 4। अब क्या लिखा है, 12 टर्म। ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, यानी S12 पूछ लिया, तो S12 पे मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो S12 का फॉर्मूला हो जाएगा, SN का फॉर्मूला है मेरा n/2, 2a प्लस n-1d। तो S12 का फॉर्मूला हो जाएगा 12/2, ए की वैल्यू आपको दिख रही है -37, एन मेरा 12 है 1, और डी मेरा है 4। तो 12/2 यहाँ पे हो गया है 6, और 37 × 2 आपका आ जाएगा 74, तो ये हो जाएगा -74। 12 - 1 11 होता है, 11 × 4 44, तो ये हो जाएगा -30। ये हो गया आंसर -180। ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 टेक्स्ट बुक का सम है, एनसीईआरटी का सम है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डालकर रखो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट है A, B, और दूसरा पॉइंट है -A, -B। एक को मैं x1 y1 ले लेता हूँ, एक को मैं x2 y2 ले लेता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला है √ x1 - x2 भी लिख सकते हो, x2 - x1 भी लिख सकते हो, मैं x1 - x2 लिख रहा हूँ, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, चलता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस ए हो जाएगा, है ना, सेकंड साइन बदल जाता है, और दूसरे में भी b माइनस ऑफ माइनस भी यानी प्लस भी होने वाला है। सिंपल इतना बताओ ना, जो सेकंड नंबर होता है उसका साइन बदल के लिखने का। तो a प्लस ए हो गया 2a का स्क्वायर, b प्लस बी हो गया 2b का स्क्वायर, तो ये बन गया
4a² प्लस 4b²। अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूं तो अंदर आएगा a² प्लस b²। 4 का रूट अंदर आएगा 2, इसमें आ जाएगा a² प्लस b²। तो ये अपना सम खत्म होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट 4, -3, 8, 5। तो सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ए हो गया, ए बी हो गया, ये हो गया 4, -3, ये हो गया 8, 5। इसको मैं x1 y1 लिख लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 लिख लेता हूँ। बोलता है इसमें एक पॉइंट है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर ले रहा है, और रेशियो कितना है 3:1। तो रेशियो अलग अलग है ना, 3 और 1 अलग अलग नंबर है, तो हम समझ गए इधर पे लगने वाला है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता है? सेक्शन फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है ना? तो मुझे p की वैल्यू ढूंढनी है, तो सेक्शन फॉर्मूला से p की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 3 मेरा m है और 1 मेरा n है, तो सेक्शन फॉर्मूला से p की वैल्यू आ जाएगी m। m यानी देखो, ये आराम से डालना, वैल्यू आराम से पुट करना। 3, x2 है मेरा 8, n है मेरा 1, x1 है मेरा 4 अपॉन 3+1, कॉमा my2 यानी 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन 3+1। ये हो जाएगा 24+4 अपॉन 4। यहाँ हो जाएगा 15 - 3 अपॉन 4, 28 अपॉन 4, कॉमा 12 अपॉन 4। 28 अपॉन 4 यानी 7, 12 अपॉन 4 यानी 3। तो कोऑर्डिनेट हमको मिल चुका है, फाइंड करने बोला था कोऑर्डिनेट, तो ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल देना, बेसिक वाले। और जब मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल देना, एनसीईआरटी का सम है। ठीक है, लिखा है 15 cot A इक्वल टू 8, प्लस साइन ए ढूंढो, कॉस ए ढूंढो, सेक ए ढूंढो। तो कॉट ए कितना हो गया? 8/15। अगर आपको फॉर्मूला बताऊं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो फॉर्मूला क्या था? OA, OH, HA अपॉन अपॉन अपॉन, यानी साइन का फॉर्मूला हो गया O/H, कॉस का फॉर्मूला हो गया A/H, टेन का फॉर्मूला हो गया O/A। उसी तरीके से कॉट, कॉट को देखूं तो A/O हो जाएगा ना, A/O, ऐसा उल्टा देखने का। ठीक है, अगर मैं कॉसेक का देखूं तो बनेगा H/O, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कॉट ए की वैल्यू कितनी दे दी गई है? कॉट ए कितना आ गया? 8/15। 8/15 यानी A/O। ए यानी एडजेसेंट, ओ यानी ऑपोजिट। तो एक बार मैं ट्राइंगल बना देता हूं, इधर लिख दिया ए, इधर लिख दिया बी, इधर लिख दिया सी। आप ए कहीं भी लिख सकते हो, बस 90 डिग्री पे नहीं लिखना। तो कॉट ए अपना एडजेसेंट, ये यहाँ पे एंगल है ना, ए पे एंगल है मेरा, तो एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी यहाँ पे ए बी पे आ जाएगा एडजेसेंट, ऑपोजिट यानी 15। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AC² आ जाएगा AB² प्लस BC²। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225 हो जाएगा 289 AC²। तो AC हो जाएगा रूट ऑफ 289। 289 का रूट होता है 17, याद रखने का। 17 × 17 20 तक का सबका रूट स्क्वायर सब याद रखने का। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर आ चुका है 17। ठीक है ना, मुझे पूछा क्या है? साइन ए। साइन ए का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन, देखो ना, साइन ए का फॉर्मूला क्या? ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो साइन ए हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट यानी ए पे अगर एंगल लिया हूं तो ऑपोजिट मेरा 15 हो गया, और हाइपोटेनस जो है वो 90 के सामने वाला होता है 17। सेक ए, सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ना, H/A है ना, सेक ए पूछा है ना, तो H/A। तो सेक ए फॉर्मूला बन गया H/A। एच मेरा कितना? हाइपोटेनस 17, और एडजेसेंट, एडजेसेंट मेरा 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है अपना क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है,
साइन 30 इंटू कॉस 45। साइन 30 कितना होता है? हाफ। कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। ये हो गया 1/2√2 और ये हो गया 3/2√2। तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये दोनों एलसीएम जुड़ जाएगा, ऊपर का नंबर ऐड हो जाएगा 4/2√2। ये तो कट हो गया 2/√2। आंसर खत्म है। आंसर यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन है ना, रैशनलाइज करना पड़ता है क्योंकि नीचे उनको रूट कभी नहीं चलता है। ऊपर 50 बार रूट आ जाए न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो लोग रैशनलाइज करेंगे √2 और √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ऊपर हो जाएगा 2√2/2, यहाँ से 2 और 2 कट हो गया, बचा आंसर √2। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया। फिर हम सम आगे। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है साइन 30। साइन 30 ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेना, हाफ होता है कॉस 45 यानी 1/√2, कॉस 30 यानी √3/2, साइन 45 यानी 1/√2। तो यहाँ पे इतने को सॉल्व करना है और यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा 1/2√2 और यहाँ हो जाएगा √3/2√2। जब नीचे का एलसीएम सेम नंबर सेम होता है तो ऊपर ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इतना आंसर खत्म होता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं नीचे रूट नहीं चाहिए, आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, हमको नीचे रूट नहीं चलता। तो रूट को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी √2 मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे नीचे जो है ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा, और यहाँ पे √2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। तो 1 × √2 हो जाएगा √2 और √3 × √2 होता है √6। फिर हम इसको अगर और सॉल्व करें तो नीचे हो जाएगा, ऊपर अगर मैं √6 पहले लिख दूं, नीचे हो जाएगा 2 × 2 4। यहाँ पे आंसर खत्म होता है। ठीक है ना, ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें। ठीक है, फिर हम सम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 एनसीईआरटी का सम है, शायद हाँ पहले ही सम ही है। बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है या एक लड़का है, वो आर्टिस्ट है या कोई, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चल रहा है। लेकिन वो रस्सी कैसी है? टाइटली स्ट्रेच, जोर से खींचा हुआ है। कहां से? और जोर से खींचा हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है और उसको टाई किया हुआ है, बांध दिया है। कहां से? फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी यहाँ पे मान लो, यहाँ पे खंबा है, पोल है, मान लो इधर लिख देता हूँ पोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये पोल का जो टॉप है ना, यहां से रस्सी खींचा 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 और यहाँ जमीन पर बांध दिया। यहाँ पर ये रहा जमीन, यहाँ पे ग्राउंड। इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा ना, इस बार लिख देता हूँ ग्राउंड, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। और रस्सी किधर है? ये रही मेरी रस्सी, इस तरफ वाली रस्सी। रस्सी कितनी मीटर लंबी है? 20 मीटर। तो यहाँ पे 20 लिख दिया मैं ना, इसका नाम दे दिया ABC। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल पे सवाल खड़ा कर लिया भाई, हाइट ऑफ पोल का आंसर निकालना, क्वेश्चन मार्क। एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल। रोप, धागा या रस्सी और ग्राउंड के बीच में 30 डिग्री है। तो रस्सी ग्राउंड के साथ तो यहां मिल रही है ना, यहां मिल रही है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री। कुछ लोग यहाँ बना देते, गलत हो जाता है ना। ठीक है, तो वहां नहीं बनाना, थोड़ा पढ़ के बनाना। तो तुमको, ये तो मैंने अभी डायग्राम में यहाँ लिख दिया, AB के सामने पोल, तुमको यहाँ अलग से लिखना पड़ेगा। AB इज पोल, सामने क्वेश्चन मार्क। AC इज रोप, अगर रोप की वैल्यू दी है तो उसके सामने लिखो 20 मीटर, और एंगल C है 30 डिग्री, BC है ग्राउंड, ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है ना, डायग्राम में नहीं लिखना है, अलग लिखना पड़ता है। फिलहाल मैं भी डायग्राम में लिख देता हूँ। ये स्टेटमेंट लिखने का भी मार्क्स मिलता है, ड्राइंग बनाने का मार्क्स मिलता है। ठीक है ना, सम करने का तो मार्क्स मिलता ही मिलता है। तो अब मेरे डायग्राम में अगर मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, OAO HHA। ठीक है ना, ऐसा है फॉर्मूला। मेरे सब में मेरे सब में ये सब 30 के जो सामने है, इसको मैं ऑपोजिट कहूंगा। 90 और एंगल के बीच में जो, उसको मैं एडजेसेंट कहूंगा, और जो बच गया उसको मैं हाइपोटेनस कहूंगा। तो मुझे हाइपोटेनस दिया हुआ है और ऑपोजिट पूछा हुआ है, तो मैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लूंगा जिसमें एक दिया और एक पूछा गया हो। तो ऑपोजिट और हाइपो ये किस में आता है? ऑपोजिट ये रहा, हाइपो ये रहा, यानी साइन थीटा लगेगा इसमें। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। थीटा यानी एंगल, एंगल मेरा 30 डिग्री है सब में। ऑपोजिट
ऑपोजिट है मेरा पोल, जिसको मैं ए बी लिखूंगा, तुम पोल मत लिखना, ए बी लिखना। और हाइपो यानी ए सी, साइन 30 हाफ होता है, ए बी मेरा पता नहीं, और ए सी 20 है, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 1 × 20/2 इस ए बी, तो ये कट हो गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ठीक है ना, उम्मीद को तो इतना समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया, अ टॉ इन द फॉर्म ऑफ कोन। मैंने कोन बना लिया पहले ही, ठीक है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो मेरे को दो शेप दिख रहा है, एक कोन दिख रहा है, कोन का डेटा कोन में लिखूंगा, हेमिस्फीयर का डेटा हेमिस्फीयर में लिखूंगा। रेडियस कितना है 3.5, दोनों का रेडियस सेम ही है, देखो ना यहाँ से दोनों का रेडियस सेम ही आएगा 3.5, इसका भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख देना। लेटरल हाइट ऑफ कोन, लेटरल हाइट मतलब टेढ़ी हाइट, ये जो टेढ़ी हाइट है ना, इसको लेटरल हाइट बोलते हैं। तो कोन का लेटरल हाइट हो गया 12.5 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब होता है पेंट, पेंट करना। अब पेंट कहाँ करोगे, आप यहाँ पेंट करोगे कोन के, है ना, यहीं तो पेंट करोगे। और कहाँ पेंट करोगे हेमिस्फीयर के, यहाँ पे पेंट करोगे, और कहीं पेंट कर पाओगे क्या? आप सोचोगे यहाँ पेंट करना है, तो पेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर उसको तोड़ना पड़ेगा आपको, आप टॉय थोड़ी तोड़ने बैठोगे, ऐसे तो फिर पूरा टॉय ही टूट जाएगा पेंट करते करते। तो टोटल सरफेस एरिया, वो लोग जो वर्ड यूज करेंगे हम भी वही वर्ड यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय में आप यहाँ पेंट करोगे कोन के, इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। आप यहाँ पे पेंट करोगे, इसका फॉर्मूला है 2 पाई r²। तो टोटल एरिया हो जाएगा पाई आर एल, जो कि कोन का है, मैं ऊपर कोन लिख दे रहा हूँ। और बाद में और कहाँ पेंट करोगे, ऐड करेंगे, कहाँ पे पेंट करने के लिए ऐड करोगे, 2 पाई r²। ये हेमिस्फीयर का है, मैं जान के हेमिस्फीयर ऊपर लिखा हूँ ताकि आपको डेटा लेने में आसानी हो। दोनों में आप देख रहे हो पाई आर कॉमन है, आप कॉमन ना अलग अलग करके भी कर सकते हो, कॉमन नहीं निकाल के भी कर सकते हो। मैं कॉमन निकाल के करूँ, बाकी वो आपका चॉइस है। तो यहाँ बचा 2 और एक r बचा, ठीक है ना। पाई 22/7, रेडियस हो जाएगा 3.5 यानी 35/10, एल आपका 12.5 है, और 2 × r आपका 3.5 है। ठीक है, यहाँ पे 7 5 से कट गया, 5 2 से उड़ गया, 2 11 जा, ठीक है, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 12.5, 2 × 3.5 होता है 7, ये हो गया 11 × 19.5, 11 × 19.5 करोगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले दोनों इंपॉर्टेंट में डाल कर रखो, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36 है, अ टेंट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक टेंट है जो सिलेंडर फॉर्म में है, ठीक है, डायमीटर 4.2 है। तो मैं पहले काम करता हूँ, सिलेंडर का डेटा अलग कर देता हूँ। सिलेंडर का डायमीटर कितना दे दिया है 4.2 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.1 मीटर, आधा होता है। हाइट है 8 मीटर, हाइट हो गया इसका 8 मीटर। सरमाउंटेड बाई अ कोन, ठीक है ना, उसके ऊपर रखा है, ऑन अ कोन नहीं लिखा है, बाई अ कोन लिखा है, ठीक है ना, इसके ऊपर, सॉरी कोन है ना, कोन है, सरमाउंटेड बाई अ कोन, ऊपर कोन है, तो मैं कोन का डेटा यहाँ अलग से लिख देता हूँ। ये डेटा लिखने का आप लोग भी, ऑफ इक्वल बेस, दोनों का बेस सेम, यानी दोनों का रेडियस सेम, यानी एक दूसरे को एकदम फिट बैठा है, यानी रेडियस भी उसका सेम हो जाएगा 2.1, ठीक है। हाइट कितना दे दिया कोन का हाइट है 6 मीटर। बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट, वॉल्यूम में क्या करने का, जो जो शेप आपको दिखेगा वो सब लिख देने का। तो वॉल्यूम ऑफ एयर लिखा है, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ एयर इन टेंट लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, याद रखने का, πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। मैं πr² कॉमन निकाल लेता हूँ, दोनों में πr² सेम ही है, ठीक है ना। और एच भी सेम है, नहीं एच अलग अलग है, तो πr, इसको बड़ा एच कर देता हूँ ना, ठीक है। तो क्योंकि दोनों एच अलग अलग है ना, देखो ना, ठीक है, दोनों एच अलग अलग है, ठीक है। चाहिए तो आप नीचे लिखते रहो, कोन हाइट ऑफ कोन ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं उतना सब नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कॉमन नंबर देख के कॉमन निकाल ले रहा हूँ। πr² इसमें कॉमन है, यहाँ एच, यहाँ 1/3 बचा, यहाँ खाली कैपिटल एच बचा, ठीक है ना, इसको कैपिटल एच कर देता हूँ कोन के लिए, ठीक है। तो पाई पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोलिए, तो 22/7। रेडियस आपका 2.1 यानी 21/10, दो बार है इसलिए 21/10। एच, एच किसका है, पहला एच किसका है,
पहला एच सिलेंडर के लिए है ना, तो सिलेंडर का डालने का। ठीक है, सिलेंडर का एच वैल्यू डेटा देख के डालने का, इसलिए मैंने डेटा अलग से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, तुम भी लिखा करो। तो 1/3 एच, एच यानी 6/3, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 7 3 ज़ा, यहाँ बचा 22 × 63/10। यहाँ 8 + 2 यानी 10, यहाँ से 10 से 10 उड़ गया। तो 22 अगर मैं 22 × 63 करूँ, तो 22 × 63 का आंसर आएगा 1386। ठीक है, नहीं नीचे 100 है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे नीचे 100 है, एक और 10 बचा है। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1386/10, ये हो जाएगा 138.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल लो। नेक्स्ट हमें अपना क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, फाइंड द मीन ऑफ डेटा। मीन ऑफ डेटा अगर आप देख रहे हो, एफ आई दिया है, एफ आई यू आई दिया है, ए दिया है, तो ये एफ आई यू आई किस में आता है? एफ आई यू आई आता है स्टेप डिविएशन मेथड में ना। तो एक्स बार का स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो ए मेरा हो गया 32.5, समेशन एफ आई यू आई दे दिया है -23, समेशन एफ आई दे दिया है 35, एच है मेरा 5, 5 7 से कट हो गया, यहाँ बचा 32.5 प्लस इंटू माइनस माइनस 23/7। अगर मैं 23/7 कर दूं, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो मुझे ज्यादा तकलीफ लगता है। तो पॉइंट के बाद इसमें आ जाएगा 23/7 को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 3.2। आगे भी आता है, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखा क्योंकि बाजू वाले में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो माइनस करने में मेरे लिए आसानी होगा। तो 32.5 माइनस 3.2, यहाँ आ गया 3, ये हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 2, 29.3 इसका आंसर है। ठीक है ना, तो हम सब में आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप पीछे देखोगे ना, तो आंसर 29.3 नहीं है, आंसर लिखा है 29.21। देखो दिक्कत ये राइट है, करेक्ट है, आप उसका टेंशन मत लो कि पीछे आंसर 29.2 लिखा है। अगर मैं 23/7 को मैं पॉइंट के बाद एक डिजिट ना लाके मैं पॉइंट के बाद दो डिजिट लाता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 पॉइंट माइनस 3.28। अब आप माइनस करोगे ना, 32.5 माइनस 3.28 माइनस करोगे तो और ज्यादा नजदीक आ जाएगा, आंसर 29.2 आ जाएगा, 22। आप पॉइंट के बाद 8 के बाद एक और डिजिट लाओगे ना, तो और ज्यादा करीब है, फिर पीछे वाला आंसर हो जाएगा जो आपके गाला में दिया हुआ है। ठीक है ना, आप पॉइंट के बाद एक डिजिट रखो ना, यहाँ पे अगर एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट रखो, कोई रॉन्ग नहीं देगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। 38, क्वेश्चन नंबर 38 में एलिमिनेशन कर, सॉरी, एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल दिया है। देखो एग्जाम में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड टाइम पे नहीं आया, तो आप एलिमिनेशन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, छोड़ने से तो अच्छा ही है ना। ठीक है ना, तो एलिमिनेट हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं। 2x + 3y = 11, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x - 4y = -24, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला इक्वेशन है उसमें से x या y की वैल्यू एक तरफ कर देनी है, बाकी सबको राइट साइड भेज देना है। जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ, सिर्फ प्योर x होना चाहिए, x के पास माइनस साइन भी नहीं होना चाहिए, नंबर तो दूर की बात। तो ये जो x है वो फर्स्ट इक्वेशन में से निकला है ना, देखो ना, फर्स्ट को सॉल्व किया ना, फर्स्ट इक्वेशन में से x निकला, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूट सेकंड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरा क्या है? 2x - 4y = -24। पहले लिख लेने का, बाद में वैल्यू डालने का। 2x की वैल्यू 11 - 3y/2 -4y = -24। यहाँ से 2 से 2 कट गया, बचा 11 - 3y -4y -24, 11 - 7y इस -24, -24 को लेफ्ट साइड भेज दिया, -7y को राइट साइड भेज दिया, ये हो जाएगा 35 इज y, सॉरी 7y, 7 जाके डिवाइड हो जाएगा 35 के नीचे, तो ये आ गया 5, y की वैल्यू आ चुकी है अपनी 5। ठीक है, अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, सब्स्टिट्यूट y = 5 इन इक्वेशन नंबर 2, जो आपको, मैं 1 में डाल दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मुझे ज्यादा सिंपल लग रहा है।
प्लस माइनस का ज्यादा लोचा नहीं है। तो x की वैल्यू वैसी रहेगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5 11, 2x प्लस 15 इज 11, 2x इज 11 माइनस 15, 2x इज -4, x इज -4 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है ना, तो यहाँ पे सम खत्म होता है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ सिंपल बोल दिया एलिमिनेशन, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट मेथड। x प्लस 5y इज 11, 2x माइनस 3y इज 9। आपको x के आगे का नंबर या y के आगे का नंबर सेम बनाना है, तो मैं x के आगे का नंबर सेम बना लेता हूँ। यहाँ पे x के आगे 1 है, यहाँ पे x के आगे 2 है, तो मैं x को मैं ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो शुरू से लेके आखिरी तक सबसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 10y इज 22, और ये वैसा का वैसे ही रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा स्टेप क्या है, एक्स और वाई का साइन, एक्स और एक्स का साइन अपोजिट होना चाहिए। दोनों अभी फिलहाल प्लस है, तो नीचे वाले का साइन मैंने बदल दिया, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे 2x कट गया, 10 प्लस 3 13y, 22 माइनस 9 13, तो y हो जाएगा 13/13, तो y की वैल्यू आ गई 1। एक बार वैल्यू आ गई तो किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आपको इजी लगे सब्स्टिट्यूट। ऐसा थोड़ा स्टेप लिखने का, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, जो आपको इजी लगे 1 में डाल देता। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 1 ऐसा मान लो। x प्लस 5y इज 11, y मेरा 1 है, x प्लस 5 इज 11, x इज 11 माइनस 5, x इज 6। ये बेसिक वाले मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में इसको डाल कर रखो। फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और नेक्स्ट हम है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म यानी S14 इज 1050, इसकी वैल्यू दे दी है 1050। फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म यानी A 10 दे दिया है। बोलता है फाइंड 20th टर्म, टर्म से पहले नंबर होता है तो n होता है, और इस 20th टर्म को हम A20 कहते हैं। A20 की वैल्यू पूछी है, तो S14 का फॉर्मूला हो जाएगा 14/2, 2A प्लस 14 माइनस 1D, कितने की वैल्यू दी है 1050। यहाँ पे 14/2 7 हो गया, 2 इंटू ए मेरा 10 है, 14 माइनस 1 13, डी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 13D इज 1050। 7 मल्टीप्लाई में है, पूरा इक्वेशन 1050 जो उस तरफ है उधर पे मैं देखिए आगे डिवाइड कर दिया, 20 प्लस 13D, तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 8 9 10 35, 7 5 जा 35, 150। ठीक है ना, तो 20 प्लस 13D 150 आ गया, तो 13D इज 150 माइनस 20, जो कि आया 130। 13D, डी की वैल्यू आ जाएगी 130/13, जो आ गया 10। मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है A20। A20 का फॉर्मूला है A प्लस 19D। ए मेरा है 10, 19D भी मेरा 10 निकला, 10 प्लस 19 इंटू 10 हो गया 190, 190 प्लस 10 200। A20 मेरा आंसर ये आ गया। अब नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है 4 वर्टाइसेस दिया है A B C और D, है ना, A B C और D। अब बोला शो करो वर्टाइसेस स्क्वायर है, हम क्या करेंगे पहले बना लेंगे, खाली फील लेने के लिए, अभी स्क्वायर है नहीं, हम स्क्वायर जैसा बना लिया है खाली। तो ये हो जाएगा 1,7, B है मेरा 4,2, सी है मेरा -1,-1, और डी है मेरा -4,4। मैं क्या करूंगा, मैं पहले ए बी निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से, फिर बी सी निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से, फिर सी डी निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से, फिर ए डी निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से। अगर चारों सेम आए तो वो स्क्वायर या तो रोम्बस बनेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं ए सी निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से, फिर मैं बी डी निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से, ए सी भी निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से, बी डी भी निकालूंगा डिस्टेंस डिस्टेंस। अगर ये दोनों भी सेम आ गया तो वो स्क्वायर बन जाएगा, वरना वो रोम्बस बन के रह जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ,
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। x2 माइनस एक्स, मैं इधर लिख देता हूँ ना, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। आप x2 माइनस x1 लिखो कि x1 माइनस x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आसान लगे, दिखने में इजी लगे, वो लिख देने का, ठीक है ना। तो मैं ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो x को x से माइनस करूंगा, अब मैं 1 - 4 करूँ कि 4 माइनस करूंगा, मेरा चॉइस है। प्लस 7 - 2 या 2 - 7, तो 7 - 2 बोलने में आसान लग रहा था, मैंने ऐसे लिख दिया। तो 4 - 1 हो गया 3 का स्क्वायर, 7 - 2 हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 25, ये हो गया √34, ठीक है। तो ए बी अपना आ गया √34, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी आ गया √34, ठीक है। फिर बी सी सॉल्व कर दें, बी सी पे ये लगेगा। अब मैं एक्स को एक्स से माइनस करूंगा, अब मैं 4 को 1 से माइनस कर तो सकता हूँ, 1 को 4 से, लेकिन मैं अगर 4 - 1 करूंगा तो सेकंड नंबर का साइन चेंज हो जाता है, तो 4 + 1 बन जाएगा, वो ज्यादा आसान है। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, तो 4 + 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 + 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ से √34 आ गया। तो बी सी भी इधर लिख दिया √34, ठीक है। मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे वो चीज। सी डी पे फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, तो हो जाएगा -1 + 4, फिर हो जाएगा 4 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, वापस वही √34। तो ये अपना सी डी भी आ गया √34। एडी पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं ए और डी पे, तो 1 + 4, 7 - 4, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वही आ गया वापस से √34। तो हो जाएगा एडी भी आ गया √34। तो इससे अब दो ऑप्शन बचे, या तो रोम्बस बनेगा या तो स्क्वायर बनेगा। तो अब हमको ये क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, जब मैं ये डायगोनल एसी की वैल्यू निकालूंगा, एसी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं चल रहा हूँ एसी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने। अब एसी का वैल्यू जरूरी नहीं कि √34 आना चाहिए, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। एसी और बीडी सेम आना चाहिए बस। अब वो √34 आके आ जाए कि 10 आके आ जाए, वो बात की बात है, ठीक है। तो एसी पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो एसी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 1 + 1 द होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 द होल स्क्वायर, 1 + 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 + 8 यानी 7 + 1 यानी 8, 8 का स्क्वायर 64, हो जाएगा √68। अगर अब बीडी भी √68 आ गया तो ये स्क्वायर बन जाएगा, सेम आ गया तो। और अगर नहीं आया तो वो रोम्बस रह जाएगा। अब बीडी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, बीडी पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, √4 + 4 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 द होल स्क्वायर, 4 + 4 यानी 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 64 + 4 √68। ओहो, डायगोनल सेम आ गए हैं, तो इसलिए देयर फॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा थोड़ा स्टेटमेंट अगर लिखूं तो, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are equal, therefore ए बी सी डी इज स्क्वायर। आपको इतना सब नहीं लिखना तो लिख दो डायरेक्ट ए बी सी डी स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है ना। फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है फाइंड द रेशियो। जब कभी भी फाइंड द रेशियो दिया जाएगा ना, तो रेशियो k/1 ही लेने का, याद रखने का ये बात, ठीक है। इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तो सबसे पहले मैं ना लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ। तो लाइन सेगमेंट अपना ये रहा, तो सा गंदा बन गया, ए बी, जहाँ पे ए है 5, -6, बी है -1, -4, और वहां पे एक पॉइंट है, उसको डिवाइड कर रहा है रेशियो k/1 में। और वहां पे बोला है वो जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे, यानी ये जो पी पॉइंट है ना आपका, पी पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, याद रखने का ये बात भी। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, और वाई की वैल्यू कुछ तो भी होगी, मैं उसको वाई रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको ले लिया मैंने x1, y1, x2, y2। सेक्शन फॉर्मूला है पी एक्स कॉमा वाई, का आंसर क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है m x2 + n x1
अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे x कॉमा y की वैल्यू p की 0 कॉमा y है, ठीक है। m x2, ये k ही आपका m है, 1 ही आपका n है, तो m हो गया k, x2 हो गया -1, n हो गया 1, x1 हो गया 5, अपॉन में आ गया k प्लस 1। यहाँ पे आ गया m y2 यानी k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। तो ये हो गया 0 कॉमा y इज इक्वल टू -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 -4k -6 अपॉन k प्लस 1। अब जितना सॉल्व करना था उतना सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए डब्बे में पहला वैल्यू x होता है, दूसरा वैल्यू y होता है, उसी तरीके से यहाँ पे डब्बे में पहला वैल्यू x होगा और दूसरा वैल्यू y होगा। तो आपको x वाले पार्ट को x वाले पार्ट के साथ कंपेयर करना, ठीक है, और y वाले पार्ट को k के y वाले पार्ट के साथ कंपेयर करना, ठीक है। तो ये अगर k प्लस 1 पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा k प्लस 1 0 के साथ, तो आंसर हो जाएगा 0। माइनस के लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस के बन जाएगा, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो रेशियो जो है वो है 5:1। लेकिन उसने क्या बोला है, और खाली वो रेशियो फाइंड नहीं करने बोला है, रेशियो तो आ गया 5:1। उसने एक और चीज बोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये जो पॉइंट है P, इसकी वैल्यू ढूंढो। इसकी वैल्यू में 0 तो पता है, लेकिन y मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू ढूंढ लूंगा k की वैल्यू डाल के। -4 इंटू 5 -6 अपॉन 5 प्लस 1 -20 -6 अपॉन 6 -26 अपॉन 6, जो कि हो गया -13। 2 13 जा 2 3 जा, तो आंसर आ गया पी एक्स वाई का आंसर आ गया पी 0 -13 अपॉन 3। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया टू कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है, छोटे वाले रेडियस का सर छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 होगा, ठीक है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 होगा, तो 3 को मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे। और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो 5 को मैं ऐसे बना, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। कॉर्ड का लेंथ ढूंढना है। कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ओ ए बी। तो मुझे ए बी की लेंथ ढूंढनी है। अगर मैं ये ओ ए एम ट्राइंगल पकड़ूं, तो ये अपना 5 हो गया, ये अपना 3 हो गया। इतने पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, इतने पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर होता है। तो ओ ए स्क्वायर हो गया अपना 5 का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया ए एम स्क्वायर। 25 -9 इस ए एम स्क्वायर, 16 इस ए एम स्क्वायर, ए एम हो गया 4, ठीक है ना। लेकिन मुझे ए एम नहीं ढूंढने बोला है, मुझे तो ए बी ढूंढने बोला है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ए बी हो जाएगा 2 इंटू ए एम का डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 4, यानी 8 सेंटीमीटर। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल लेना, या एनसीईआरटी का सम है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में डेटा दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स का सम है, एनसीईआरटी वाले, सॉरी बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, ठीक है ना। बेसिक वाले एनसीईआरटी बेस्ड सम है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट में डालिएगा आप लोग। इसमें बोला है डेटा दिया, फाइंड करने बोला मॉडल। मॉडल यानी मोड। मोड का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं F1। F1 होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है नंबर 40। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो इसको मैं F1 बोल दूंगा। F1 के बाद आता है F2 और F1 से पहले रहेगा F0। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है आंसर उसी में से निकलता है, यानी आंसर इसी में से निकलने वाला है। ये अपना मॉडल क्लास हो गया, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी में से मॉडल क्लास निकलता है। ठीक है ना। तो हम लोग सब कुछ निकाल लेते हैं, सबका डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर। F1 आपका यहाँ पे लिख देता हूँ। F1 आपका हो गया है 40, F2 हो गया है 33, F0 हो चुका है 24। अब बात करते हैं, ये इस डब्बे का सब डेटा मैंने लिख लिया है। ठीक है। अब क्या है, अपने को H ढूंढना है और L ढूंढना है। L होता है लोअर लिमिट, इसमें लोअर लिमिट है 1500, तो L हो गया 1500। बात करते हैं H की। H होता है गैप। कितने का गैप है सबके अंदर, गैप कितने का दिख रहा है आपको, सबके अंदर आपको गैप कितने का दिख रहा है, 500 का है ना। इसमें देखो ना 500 का गैप है ना, 1500 से 2000 में, तो यहाँ में आ जाएगा 500। अब सब वैल्यू डालना है। एल एल हो गया अपना 1500। फ्रीक्वेंसी नंबर वन, फ्रीक्वेंसी नंबर वन हो गया 40 माइनस 24, 2 × 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू एच। एच हो गया 500। ठीक है, ये हो गया 1500। 40 माइनस 24 हो गया 16। ये हो गया 80। 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। ये हो गया अपना 1500 प्लस 16। 80 माइनस आपको 24 करना पड़ेगा, तो 80 माइनस 24 हो जाएगा 56 माइनस 33 इंटू 500। ये हो गया 1500। 16, 56 माइनस 33 करेंगे तो आ जाएगा 23 इंटू 500। 16 इंटू 500 कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 8000। 1500 प्लस 8000 डिवाइड बाय 20। तो ये 8000 को 23 से डिवाइड करना रहेगा और उसमें 1500 ऐड करना रहेगा, तो ये हो जाएगा 347.8। इसमें अगर हम लोग 1500 ऐड करें तो ये हो जाएगा 1500 ना, तो 1847.8। और जो ये यूनिट रहता है उसको हम यूनिट में डाल देंगे रुपीस। तो जो आपका मोड है वो आ गया 1847.8। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ये एनसीईआरटी का सम है, और एनसीईआरटी का सम नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड सम है। आप बेसिक वाले इसको इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए। ठीक है। डाई इज थ्रोन ट्वाइस, जैसे बोलेगा डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो आपको डाइस का सैंपल स्पेस बना लेना है, जो कि होता है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3। आपको याद रखना इसका इतना बनाने का भी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अब बोरिंग काम है ये। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। पकाऊ लग रहे हैं। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, यहाँ गया 6,1, यहाँ गया 5,2, यहाँ गया 6,2, 5,3, 6,3, 5,4, 6,4, 5,5, 6,5, 5,6, 6,6।
ठीक है, तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी पूछा है, पहला क्वेश्चन, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, बोलता है जब हमने सिक्का उछाला 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम यानी एक भी बार आपको 5 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है ना, अगर हम लोग इसमें टोटल लोग गिने तो इस पूरे के अंदर टोटल लोग 36 है, टोटल 36 आउटकम, लेकिन बोला कि 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 कहाँ कहाँ नहीं आया मैं दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो 5 नहीं आया है वो दिखा देता हूँ। 5 देखो इस पूरे लाइन में यहाँ तक नहीं आया है, यहाँ तक नहीं आया है। एक काम करते हैं ना, जहाँ 5 आया उसको हटा देते हैं ना, देखो इसमें 5 आया, इसको हटा दो, उसको ये नहीं चाहिए, उसको ये भी नहीं चाहिए, 5 उसको दिखना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो अब गिनो कितना है, या तो 36 में से इन लोग को गायब कर दो या तो गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो आ गया 25 आउट ऑफ, 25 आउट ऑफ हो गया 36, 25 आउट ऑफ 36। ठीक है ना, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, 5 वाले को हटा देना 36 में तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो मैंने सिंपल तरीके से एक एक गिन कर बता दिया। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब बता देता हूं, एटलीस्ट का मतलब होता है उतना और उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, यानी अगर एटलीस्ट 5 लिखा तो 5 और 5 से ज्यादा, नहीं सॉरी एटलीस्ट वंस लिखा है ना, एटलीस्ट वंस लिखा है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। एटलीस्ट वंस मतलब, एटलीस्ट वंस का मतलब हो गया एक और एक से ज्यादा 5 दिखना चाहिए, एक बार 5 दिखना चाहिए और एक से ज्यादा बार 5 दिखना चाहिए। तो एक बार 5 दिखे, देखो जो जो गायब किया था वो सब इसमें आ जाएगा। तो एक बार 5 दिख रहा है कहाँ, वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, गोल कर देता हूँ। ये रहा एक बार 5 दिख रहा है, ये रहा एक बार 5 दिख रहा है, ये रहा, 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 ये रहा। ठीक है, तो गिनते कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा 11 आउट ऑफ 36। इधर लिख लेता हूँ, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है ना, ये बेसिक वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में डालकर रखिए, और ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, 8 क्वेश्चन है और 5 अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर जो 47 है तो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का सम है। लिखा है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, बीसी पर एक पॉइंट है डी, मान लो मैंने इधर ले लिया, कहीं मिड पॉइंट नहीं बोला इसलिए थोड़ा साइड में ले लिया। ठीक है, तो हो गया डी, वहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छे से ज्वाइन कर दो, एडीसी, सच दैट एडीसी इक्वल टू बीएसी, एडीसी का जो एंगल है बीएसी के इक्वल है, यानी एडीसी ये वाला एंगल ये पूरे बीएसी के इक्वल है। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो गिवन टू प्रूव लिख लेने का, गिवन टू प्रूव में आपको मार्क्स मिल जाएगा और डायग्राम बनाने का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो गिवन है एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, और टू प्रूव है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी और डी ए सी। ए बी सी यानी मैं आपको शेड करके दिखा देता हूँ,
एबीसी यानी पूरा ट्राइंगल, एक मिनट, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है ना। जो ट्राइंगल वो लोग ने बोला है वही दो ट्राइंगल हमने ले लिया है, ठीक है। तो बी, इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं क्या क्या इक्वल है, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये कहां से आया, एक गिवन है, ठीक है। दूसरा, एंगल ए सी डी, देखो ना दोनों में सी लेटर सेम है और दोनों का पोजीशन सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसमें एंगल सी और इसमें एंगल सी कॉमन है। देयरफॉर दोनों में हमने एंगल क्राइटेरिया लिया ना, दोनों में एंगल ही आया। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बी बी सी ए सी अपॉन 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 डी ए सी डी सी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मुझे आंसर में क्या चाहिए, सी ए चाहिए, सी बी चाहिए, सी डी चाहिए। तो सी ए इसमें है, एक मिनट में इसको पेन बदल देता हूँ आपको दिखाता हूँ। सी ए आपका इसमें है और सी डी भी इसमें है, देखो ना सी ए भी है सी डी भी है। दूसरा क्या चाहिए आपको, सी बी चाहिए, तो सी बी इसमें है, ठीक है ना। तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करूंगा, तो ए सी इधर जाएगा तो बन जाएगा ए सी इंटू ए सी, और डी सी इधर जाएगा तो डी सी इंटू बी सी। तो ए सी इंटू ए सी क्या बन गया, ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर, कुछ भी लिख लो चलता है। और यहाँ क्या आ गया, बी सी इंटू बी सी इंटू सी डी। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम में क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंजिक्यूटिव यानी लगातार, जैसे कि 1 है तो अगला नंबर 2, 2 है तो अगला नंबर 3, 7 है तो अगला नंबर 8, 10 है तो अगला नंबर 11। तो अगर x है तो अगला नंबर x+1, एक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है ना। तो ये समझाने के लिए लिखा है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। लेट टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x+1। अब क्या लिखा है, सम करना है। सम किसका करना है, उन्हीं दोनों के स्क्वायर का, वही दो नंबर के, वही दो नंबर के स्क्वायर का सम करना है। तो यहाँ x आ जाएगा, इधर पे x+1 आ जाएगा। आंसर कितना दिया है, 365। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर लगेगा, 365 हो गया इस तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2x, 365 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x, ये हो जाएगा -364। अगर मैं पूरा इक्वेशन देख रहा हूँ तो पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करूँ तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आप श्रीधराचार्य भी लगा सकते हो। दूसरा आप है ना फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर आ जाता है, श्रीधराचार्य मेथड से भी आंसर आ जाता है। जो आपको सुटेबल लगे वो करना। मैं अभी फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूँ। x² -13x प्लस 14x -182, यानी या ये बोल रहा था मल्टीप्लाई से आपका, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, मल्टीप्लाई से आपका -182 बनना चाहिए और ऐड करके आपका +1 बनना चाहिए। तो वो दो नंबर है -13 और +14। तो वहां से स्प्लिटिंग करके मैंने ये नंबर लाया है। ये दोनों का ग्रुपिंग कर दिया, इधर आया x, यहाँ आया x-13, यहाँ आया 14, यहाँ आया x-13। पूरे लाइन में x-13 एक ब्रैकेट में, x+14 अगले ब्रैकेट में। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, या तो x-13 0 होगा या तो x+14
जीरो होगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 13, एक्स की वैल्यू आ गई -14। अगर हम सम पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा एक्स का आंसर आ चुका है, लेकिन हमने सब में दो नंबर लिया है, एक एक्स लिया है और एक क्या लिया हमने, x+1। तो आपका एक्स आया है, तो x+1 क्या हो जाएगा, 13+1 जो कि आया 14। तो वो दो नंबर है 13 एंड 14। उम्मीद करता हूँ ये सम आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का सम है, बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों इसको इम्पोर्टेंट में नोट डाउन कर ले। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी का सम है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इसमें इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लो, खास करके बेसिक वाले। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। उसने 1995 में अपना काम स्टार्ट किया। सालाना उसका इनकम था, साल की उसकी सैलरी थी 5,000। एक साल में उसको 5,000 मिलता था, कितना कम मिल रहा है वैसे, ठीक है ना। वो 1995 की बात है, तो उस वक्त ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सम पे आते हैं। 5,000 उसकी साल की सैलरी थी, उसको इंक्रीमेंट मिला 200 रुपया हर साल में, यानी अगले साल उसकी सैलरी 5,200 हो गई। फिर उसकी सैलरी 5,400 हो गई। फिर उसकी सैलरी 5,600 हो गई। फिर 5,800 हुई। उसी तरीके से 6,000 हुई। ठीक है, फिर 6,200 हुई। ऐसा चलता रहा उसका कहानी। बोलता है कब, किस ईयर में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7,000। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको ऐसे सिर्फ सॉल्व करें, डायरेक्ट सॉल्व करें, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन हम सॉल्व करके करेंगे, मतलब सॉल्यूशन लगा के करेंगे, फॉर्मूला लगा के करेंगे। पहले हम लोग ओरली कर लेते हैं। 6,400, 6,600, 6,800, और हो गया 7,000। कितना साल लगे देखते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वें साल में, 11th ईयर में उसका आंसर 7,000 होगा। ये हम लोग ने ओरली लाया, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम लोग सॉल्व करके करते हैं। सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, हम सबसे पहले एपी बनाएंगे 5,000, फिर 5,200, 5,400, ऐसे डॉट डॉट कर करके लास्ट उसकी सैलरी कितनी लानी है, 7,000। तो सबसे पहले हम ए और डी लिखेंगे। ए हो गया आपका 5,000, डिफरेंस हो गया 5,200 -5,000, आ गया 200। ये जो लास्ट सम, किसी एपी की सीरीज में, किसी एपी की सीरीज में जो लास्ट नंबर होता है उसको ए एन कहते हैं। ठीक है, 7,000। तो बचा क्या ढूंढने के लिए, एन ढूंढने के लिए बचा। तो ए एन की वैल्यू दे दी है 7,000। तो ए एन का अगर फॉर्मूला लगाऊं, A+N-1D इज 7,000। ए आपका आ गया 5,000, एन मुझे पता नहीं है, डिफरेंस है 200, इज 7,000। N-1 × 200, 7,000। 5,000 उस तरफ ले गया, माइनस हो गया, ये हो गया 2,000। N-1 × 200, N-1 इज 2,000 डिवाइड बाई 200, कट 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 कट, 2 10 20, N-1 इज 10, N इज 10+1 हो गया 11। तो 11वें ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। अगर उस आपको ईयर लिखना है कि वो ईयर कौन सा होगा, तो देखो ये 1995, in 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। फिलहाल उसने ईयर नहीं पूछा है, कौन से साल में, मतलब कितना साल लगे ऐसा पूछा है। टेक्स्ट बुक का समय, ठीक है ना, 11वें साल में उसका इनकम इतना हो जाएगा। तो बहुत लोग 2005 समझने लगते हैं, जबकि आंसर 11 लाना होता है। ठीक है ना, बाकी दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। फिलहाल ये सब इंपॉर्टेंट में स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले डाल दे, खास करके बेसिक वाले। ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट समय मी सॉरी स्टैटिस्टिक्स का सम है, और इसमें मीडियन पूछा है। ठीक है, तो मीडियन का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू एच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं CF बना लेता हूँ, ये F है आपका, यहाँ पे आपका CF आएगा। CF बनता कैसे है, मैं CF आपको बनाकर दिखा देता हूँ। CF में
हम लोग पहला नंबर ऐसे ही लिखते हैं 2, फिर 2 में ये 3 ऐड करके इधर लिखते हैं 5, 5 में 8 ऐड करके इधर लिखते हैं 13। आपको एरो नहीं बनाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 13 में ये नंबर ऐड करके इधर लिखते हैं 19, 19 में 6 ऐड होगा तो आएगा 25, 25 में 3 ऐड होगा तो आएगा 28, 28 में 2 ऐड होगा तो आएगा 30, यानी एन, एन हो गया 30। ठीक है ना, सारा आंसर एन पे डिपेंड करता है, एन पे नहीं, n/2 पे डिपेंड करता है। एन आया आपका 30, n/2 आ जाएगा 30/2, जो कि आया 15। 15 को आपको क्या करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 15 को आपको ढूंढना है CF में, ढूंढो जाके CF में ढूंढो। ठीक है, CF में नहीं मिलेगा, CF में फिर आपको क्या करना है, 15 नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट बड़ा नंबर, नेक्स्ट बड़ा नंबर, ये आपको लिखना नहीं है, लिखने समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो CF में जो आप ढूंढने निकले 15, लेकिन 15 मिलेगा नहीं आपको, तो 15 से जो नेक्स्ट बड़ा नंबर रहेगा वो क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 वाला जो ब्लॉक है, 19 वाला जो ब्लॉक है ये वाला, आंसर उसी में से निकलने वाला है, आंसर इसी में से निकलेगा। ठीक है ना, ये जो डब्बा है 55 से 60 वाला, ये आपका मीडियन क्लास हो गया। उसके सामने जो 6 है वो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन ये जो CF है 19 नहीं लेना है, वो एक ऊपर वाला लेने का, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल हम सॉल्व करते हैं। तो आपका जो L है वो 55 हो जाएगा, मैंने डेटा लिख लेता, L हो गया 55, n/2 तो मिल चुका है 15, CF आपका 13, F आपका 6, और H होता है गैप, देखो सब में 5-5 का गैप है, सब में 5-5-5 का गैप है, तो H हो गया 5। आपको फॉर्मूले में डालना है, ये वाले फॉर्मूले में। ठीक है, L की वैल्यू है 55, n/2 हो गया 15, CF हो गया 13, F हो गया 6, H हो गया 5, 55 प्लस 2/6 इंटू 5, यानी 55 प्लस 2 1 2 3 5/3 आया। 5 को डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 5 डिवाइड बाई 3 अगर करेंगे तो 1.66 होगा। तो 55 प्लस 1.66 तो हो जाएगा, 55 में अगर 1.66 ऐड करेंगे तो 56.66 आंसर हो जाएगा मीडियन का। ठीक है, लेकिन मीडियन मोड के सामने ये यूनिट लिखना जाता है, तो यहाँ आ जाएगा केजी। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आया होगा, बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में सब डेटा लिखा हुआ है, वो आप देख लेना, लास्ट में लिखा फाइंड द मीन। ठीक है ना, मीन, मीन को ही एवरेज बोलते हैं, मीन को ही, इधर लिख देता हूं आपके लिए, मीन को ही एवरेज बोलते हैं, मीन को ही एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। दोनों का मतलब, ये सब तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है ना, ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले आप ये FI बोलते हैं, सबसे पहले आपको XI निकालना होता है, जिसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, 65 और 68 के बीच में जो आता है उसी को बोलते हैं मिड वैल्यू। तो 65 और 68 के बीच में आता है 66.5, तो यहाँ हो जाएगा 66.5। उसी तरीके से 68 और 71 के बीच में आता है 69.5। ठीक है ना, आपको क्या करना है, अगर आपको ढूंढना है ना, आप ऐसे कर सकते हैं, 68 प्लस 71 डिवाइड बाई 2। आप अगर करोगे 68 प्लस 71 को, तो आंसर आ जाएगा 139, और 139 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 69.5। ठीक है, तो इसको अभी 2 मिनट के लिए हटाता हूँ यहाँ से। तो अब आप देखोगे, पैटर्न देख रहे हो ना, पैटर्न पकड़ लेने का, 65 था तो एक करके 66 बना के 0.5, 68 था तो एक ऐड करके 0.5, यानी 69.5। उसी तरीके से 71 है तो 72 लिखो और 0.5। तो पैटर्न पकड़ने के बाद आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। इसके बाद आता है FI XI बोलते हैं FI वाले टेबल को, यानी 2 और XI को मल्टीप्लाई करो, फिर 4 और 69.5 को मल्टीप्लाई करो, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करते चलना है। तो मैं अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखता जाता हूँ। आप 66.5 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 133, 69.5
इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 278, 72.5 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 217.5। उसी तरीके से आप आगे के नंबर भी मल्टीप्लाई करते रहो। 8 इंटू 75.5 को करोगे तो आ जाएगा 604। 7 इंटू 78.5 करोगे तो आंसर आएगा 549.5। ये डायरेक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 4 इंटू 81.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 326। 84.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आ जाएगा 169। अब मीन का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से, मैं इधर लिख देता हूँ डायरेक्ट मेथड, आपको कंफ्यूजन ना रहे। डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन मतलब टोटल, एफ आई एक्स आई का टोटल मारना है। एफ आई एक्स आई का आंसर इधर आएगा, एफ आई एक्स आई का टोटल इधर आएगा। एफ आई एक्स आई का टोटल हम लोग मारते हैं तो आ जाएगा 133 प्लस 278 प्लस 217.5 प्लस 604 प्लस 549.5 प्लस 326 प्लस 169। इनका टोटल मारोगे तो आएगा 2277, यानी एफ आई एक्स आई का टोटल आ गया 2277। ठीक है, अब दूसरा टोटल मारना है एफ आई का। एफ आई का टोटल यहाँ पे आएगा, एफ आई का टोटल ये हो जाएगा 2 + 4 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 2 30। तो यहाँ आ जाएगा अपॉन में 30। अपॉन में जब 30 करोगे तो 2277 डिवाइड बाई 30 करोगे तो आंसर आ जाएगा 75.9। तो ये आंसर आ गया यहाँ पे आपका 75.9। ये आपका हार्ट बीट पर मिनट है, इसलिए 75.9 बीट्स पर मिनट आपको लिखना है। प्रोबेबिलिटी का सम है, ये एनसीईआरटी का सम है। बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। बेसिक वाले तो खास करके अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, नंबर फ्रॉम 1 to 90, यानी एक बॉक्स के अंदर 90 चिट्ठी है। ठीक है, और 90 चिट्ठी पे हर एक चिट्ठी पे नंबर लिखा हुआ है, और नंबर भी क्या लिखा है 1 2 3, एक एक चिट्ठी पे एक एक नंबर लिखा है। ठीक है, तो ऐसे 90 चिट्ठी है, हर एक पे एक एक नंबर लग करके 90 नंबर आ गया। ठीक है ना, तो बोलता है एक डिस्क निकाला गया, वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ नंबर, टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर पहला पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर। तो देखो टू डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा ना, टू डिजिट नंबर अगर मैं देखूं तो 10 से लेके 90 तक आएगा, है ना। 10 11 12 13 ऐसे ऐसे करके 89 90 करके आएगा। ठीक है ना, तो 90 में से 9 लोग तो निकल गए, देखो ना, ये 8 9 10 11 ऐसे तो चलेगा। ये 9 तो सिंगल डिजिट है ना, तो आप पूरा डबल डिजिट गिनने से अच्छा सिंगल डिजिट निकाल दो। तो 90 में से 9 निकाल दो आप, 90 में से 9 लोगों को निकाल दो तो बचा कितना 81 आउट ऑफ 90। 9 9 81, 9 10 90। ये डिवीजन पॉसिबल है, इसलिए 0.9 लिख दिया, या आप 9/10 लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी जिसका रूट निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर मैं आपको दिखा दूं तो इस पूरे सीरीज में 1 का स्क्वायर 1 ये परफेक्ट है, 2 का स्क्वायर 4 ये परफेक्ट है, 3 का स्क्वायर 9 ये परफेक्ट है, 4 का स्क्वायर 16 ये परफेक्ट है। आपको 1 2 3 4 नहीं देखना, आप ये 1 4 9 16 ये देखना है आपको। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये तो है ही नहीं चिट्ठी में, तो अपने पास कितने नंबर आए, ये टोटल कितने नंबर हो गए, ये यहां तक 9 नंबर हुए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आउट ऑफ 90, ये हो गया 1/10। इसको आप 0.1 लिख सकते हो, यहां तक भी रखोगे चलेगा। थर्ड पार्ट, परफेक्ट
अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल वाला नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल वाला नंबर क्या होगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, सॉरी 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा, 90 होगा। इतना करने से अच्छा हम ऐसा भी कर सकते थे, 5 18 या 90, है ना। तो 18 लोग ही आते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 लोग हैं आउट ऑफ 90। 18 5 या 90, 1/5। इसको आपको काटना है तो 0.2 भी लिख सकते हो, ये भी लिखोगे तो चलेगा। फोर्थ, अ परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब ढूंढेंगे नहीं, हर एक नंबर का क्यूब कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, यही कर देता हूँ ना। 1 का क्यूब होता है 1, ये परफेक्ट क्यूब है। 2 का क्यूब हुआ 8, ये परफेक्ट क्यूब है। 3 का क्यूब 27, ये परफेक्ट है। 4 का 64, ठीक है ना। 5 का 125, ये तो है ही नहीं नंबर। तो कितने नंबर हो गए, 1 आएगा, 8 आएगा, 27 आएगा, 64 है। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, तो 4 आउट ऑफ 90। 2 2 जा 2 45 जा, यहाँ पे सम होता है खत्म। ये बेसिक वाले, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। ये जो फोर्थ पार्ट है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, 4 मार्क डालने के लिए लोगों ने चौथा पार्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है, बेसिक वालों के लिए, इवन स्टैंडर्ड वालों के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 54, एनसीईआरटी बेस सम है। एनसीईआरटी में ये सम है नहीं, लेकिन उसी के ऊपर है सम, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करने जा रहे हैं अपन। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस थ्राइस। सबसे पहले एक अनबायस्ड कॉइन, कॉइन को 3 बार उछाला है। तो जब कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम आएगा। टोटल आउटकम को एस से भी लिख सकते हैं। अभी फिलहाल टोटल आउटकम लिख देता हूँ। तो टोटल आउटकम कौन कौन आएंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, या तो आएगा टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। तो टोटल आउटकम क्या आ गए, 8 लोग आ गए ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो अभी पहला बोला है एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें 2 हेड, एग्जैक्टली टू हेड मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 ही हेड आना चाहिए। तो पी ऑफ ए लिख लेता हूँ, क्योंकि ए को पूरा नाम नहीं लिया, ए नाम दे दिया। तो एग्जैक्टली टू हेड कहाँ कहाँ आया दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली टू हेड इसमें आया है, देखो 2 हेड। एग्जैक्टली टू हेड इसमें आया है, एग्जैक्टली टू हेड इसमें आया है। तो 3 ही बार आया आउट ऑफ 8। नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब बता देता हूँ। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम लिखा है ना, लीस्ट मतलब कम। तो आपको उल्टा करने का, हिंदी में उल्टा होता है, इंग्लिश में उल्टा होता है, ठीक है ना। लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है कम, लेकिन जब आप उसको इंग्लिश में समझोगे तो आपको उल्टा समझने का, 2 और 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा है, ठीक है ना, उल्टा कर देने का। ठीक है ना, इसको रट लो या जो भी कर लो। अब वो पूरा समझाने जाऊंगा तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड यानी 2 और 2 से ज्यादा, कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी ना। तो 2 और 2 से ज्यादा, सिंपल। एक ही बार में एक बात बोलता हूँ, लीस्ट का मतलब कम होता है, आपको ज्यादा लिखना है बस, ठीक है। ज्यादा आप दिमाग मत लगा। तो 2 और 2 से ज्यादा हेड, तो 2 और 2 से ज्यादा हेड कहाँ है, ये देखो, ये 3 हेड आया चलेगा, 2 हेड भी चलेगा, यहाँ 2 हेड है ये भी चलेगा, यहाँ 2 हेड है ये भी चलेगा। 2 और 2 से ज्यादा और कहीं नहीं है, तो 4 आउट ऑफ 8 ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट पार्ट इस इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। सी नाम दिया है उसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख लेता हूँ।
एट मोस्ट, इसी का उल्टा, मोस्ट मतलब ज्यादा, लेकिन जब हम समझेंगे उसको तो कम, तो 2 और 2 से कम हेड, तो 2 से कम हेड गिनते हैं, ये 2 से कम हेड है ना, एक ही हेड है तो 2 से कम ही हुआ ना, 2 से कम हेड है, 2 से कम हेड है, देखो ना इसमें भी 2 से कम हेड है, 0 हेड। लोग ये गिनना भूल जाते हैं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट से याद रखने का इसको, इसमें 2 हेड है नहीं चलेगा, है ना, 2 से कम चाहिए ना, 2 और 2 से नहीं, क्या लिखा है, एट मोस्ट 2 हेड, यानी 2 और 2 से कम हो चलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चलेगा ना, 2 और 2 से कम, देखो ना 2 चलेगा ना, 2 चलेगा, 2 चलेगा, ओ ये तो 3 हो गए, ये नहीं चलेगा, तो आंसर आ गया 7/8। इसका फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, पी ऑफ डी लिख लेते हैं, मोर हेड देन टेल, हेड ज्यादा होना चाहिए टेल से, हेड कहाँ ज्यादा है टेल से, हेड ज्यादा होना चाहिए, देखो इसमें, इसमें अगर समझाऊं तो हेड कितना है, 3 है, टेल से तो ज्यादा ही हुआ ना, इसमें देखो हेड ज्यादा है, 2 हेड है, टेल 1 है, इसमें 2 हेड है, एक ही टेल है, इसमें 2 हेड है, एक ही टेल है, हमेशा ये चारों में हेड ज्यादा है, टेल कम है, इधर पे टेल ज्यादा हो गया, ये नहीं चलेगा, इधर टेल ज्यादा हो गया नहीं चलेगा, इधर टेल ज्यादा हो गया नहीं चलेगा, इधर टेल ज्यादा हो गया नहीं चलेगा, तो 4/8, ये नया क्वेश्चन आया इस साल, ठीक है ना, पिछले साल ऐसा नहीं था कुछ, ठीक है ना, तो ये खास करके बेसिक वाले भी उतना ही इंपॉर्टेंट डालो जितना स्टैंडर्ड वाले डालते हैं, ये 3 तो पक्का ही रहेगा रहेगा रहेगा, मतलब रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा गाला आपको समझ में आ चुका है।